कानूनी हकूक जो किसी भी पाकिस्तानी शहरी को हासिल है, हम वो लेने का हक रखते हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT नवाज शरीफ को किसी अलहदा कानून से और दूसरे आम पाकिस्तानियों को किसी और कानून से नहीं देखेगी। हुसैन नवाज ने कोई 2 JIT के मेंबर्स के ऊपर कोई कहा कि जी वो एतराज किया है। मैं उससे पूछता हूं हुसैन नवाज से कि एतराज तो हमें करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जिसके नीचे सारे इदारे हैं, जिसके ऊपर क्रिमिनल केस हो रहा है, वो ऊपर बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर उन सारे इदारों के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज बात तो हम ज़ाहिर करेंगे JIT के हवाले से जो एतराज़ात उठना शुरू हो गए, क्या ये बात मफाद में होगी मुल्क के वज़ीर आज़म के या नहीं, इस पर दूसरी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मौक़िफ़ होगा। लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे, एक बड़ी दहशतगर्दी हुई कल रात को बरतानिया में, मैनचेस्टर में, जहाँ पे अरियाना ग्रांडे का कॉन्सर्ट हो रहा था। इस एरिना में तकरीबन 21,000 लोगों की कैपेसिटी है। बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर मैनचेस्टर, यहाँ बड़ी हेवीली पॉपुलेटेड कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी हैं, और उसके साथ साथ यहाँ जब ये दहशतगर्दी की वारदात हुई तो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले फुटेजेस आना शुरू हुई और लोगों ने अपने प्यारों को और बच्चों को ढूंढने की कोशिश की। खुदकुश धमाका था। बताया जा रहा है कि बरतानिया का रहने वाला एक शहरी था, लेकिन उसके इंसेस्टल ताल्लुकात जो हैं वो लिबिया से मिलते हैं। ये बड़े पैमाने पर इस पे तबाही हुई। 50 जो लोग हैं वो हलाक हो गए, 22 लोग हलाक हो गए और 50 से ज्यादा जख्मी हैं। अभी भी BBC, CNN, रॉयटर्स और दीगर जो इंटरनेशनल खबर रसा एजेंसीज हैं वो ऐसी तस्वीर चलवा रही हैं जो वालिदैन अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। बिकॉज अरियाना इज अ यंग सिंगर, तो उसके में जो यंगर क्राउड था उसको बहुत ज्यादा पुल किया हुआ था। मोस्टली टीनेजर्स एंड पीपल वर अटेंडिंग दिस। तो ये एक रियाद समिट के बाद एक दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाकया बरतानिया में, ये भी एक बहुत ही ज्यादा आई ओपनर है। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान के हवाले से जो अहम खबर है उस पर बात कर लेते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आज 75th फॉर्मेशंस कमांडर कॉन्फ्रेंस को आज उन्होंने चेयर किया और उसके ऊपर ISPR ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज की है। अहम नुकात पर हम बात कर लेते हैं। हमसाये ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, ताहम सरहदों पर किसी भी मुहमजोई का भरपूर जवाब देंगे। और आज भारत ने भी एक ट्वीट की हुई थी, उन्होंने एक झूठी फुटेज चलाई हुई थी जिसमें बकौल उनके उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सरहद में घुसकर अटैक किया है, जिस पर ISPR ने फिर ये वाजे किया कि वो एक झूठी खबर थी। किसी पोस्ट को अटैक नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान ने अभी भारत की पोस्ट पर रिटेलिएटरी अटैक्स आज किए हैं, जिसकी फुटेज अभी ट्वीट भी की है हमने और जारी भी कर दी गई है। क़याम अमन तक कराची, पंजाब समेत हर जगह ऑपरेशन जारी रहेगा। रद्दुल फसाद को आखिरी मरहले तक पहुंचाएंगे और इसमें खास तौर इंपॉर्टेंट बात ऑपरेशन कराची और पंजाब की। फॉर्मेशन कमांडर्स ने फाटा की सूरत हाल का भी जायजा लिया। इस बात पर जोर दिया कि फाटा के इस्लाहात अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होने चाहिए। इस पर बात कर लेंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर वार किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे देखती हैं, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है आज फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप फॉर्मर एडवाइजर चीफ मिनिस्टर सिंध और सीनियर पीपल्स पार्टी के रुकन भी हैं। उनके साथ साथ ही इज ऑल्सो अ सीनियर लॉयर। मलिक अहमद खान साहब स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और PMLN के एक सीनियर रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। चौधरी निसार की साउंड बाइट है, सोशल मीडिया के हवाले से गुफ्तगू होगी तो हम जरूर चलाएंगे। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप जो आज JIT पे एतराज़ात उठा दिए हैं PMLN ने? ये बड़ी हैरानी की बात है। ओके, इससे कि जब JIT अनाउंस हुई थी उस वक्त कोई अनाउंस नहीं हुआ। खुद इन अदारों के ऊपर हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, गवर्नर स्टेट बैंक और जो डिप्टी गवर्नर हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है उदैबिया पेपर मिल में, नैब के जो चीफ थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो वी वर एक्सट्रीमली कंसर्न कि वहाँ से कोई न्यूट्रल आदमी आएगा या नहीं आएगा। ये इनको हमने तो सुना था, लोगों ने लाइन लगाई हुई है कि जी हमें जाने दो, हम जो है वी विल डू द जॉब। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिक किया है इन लोगों को। जी किया है, नाम आए हैं और इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि जब इदारों के ऊपर
PMLN की गवर्नमेंट 5 साल रही है, उन्हीं ने ऐसे सारे इदारों में ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हमें कंसर्न था एज एन ऑपोजिशन पार्टी। हमने कहा लेट द प्रोसेस हैपन, लेट इट गो टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। ये आपके ये 15 दिन पहली रिपोर्ट आने के बाद इनको क्यों होश आ रहा है अब? ओके, मेरी तो समझ से बाहर है। मुर्तजा कैसे देखते हैं आप? देखिए, PMLN हर वो वतीरा इस्तेमाल करेगी इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए ताकि वो साफ और शफाफ इंक्वायरी ना हो सके, बिकॉज उनके पास कोई केस है नहीं। जिस तरह की फाइंडिंग्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं, बड़ा मुश्किल है उनके लिए वो मनी ट्रेल को जस्टिफाई करना। और इस तरह के एतराज़ात तो एक्चुअली अपोजिशन जमातें बार बार लगा रही थी कि वज़ीर आज़म की फैमिली को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की समधी को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। SECP डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं, FBI डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तमाम इदारे जो हैं मजमूई तौर पे प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। तो ये एतराज़ तो हम उठा रहे थे कि आया वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट ये एक बड़ा बैफलिंग मूव है हुसैन नवाज साहब की तरफ से, जो कि हमेशा कोई ना कोई बैफलिंग मूव ही करते हैं। क्या वजह है इसकी? आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से एक ही टारगेट है उनका कि डिले हो सके, बिकॉज टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जैस्मिन जी। 20 अप्रैल का ये ऑर्डर था, 60 दिन के अंदर इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी थी। आज हम 23 मई को पहुंच गए, 33 दिन 34 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। ये 34 दिन के बाद इस तरह का एतराज लगाना, आई थिंक इट डिफाइज ऑल लॉजिक। ये एतराज इसलिए भी थोड़ा गैर मुनासिब है बिकॉज ये वो लोग शायद अफराद नहीं हैं जिनका नाम वफाकी हुकूमत ने खुद भेजा था। आपको याद होगा कि पहले जो नाम भेजे गए थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। ये तमाम वो नाम हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद चूज किया कि हमारे हिसाब से। लेकिन 35-34 दिन बाद ये करना, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की ने जिन लोगों को चूज किया है उस पर शक करने के मुतारिफ नहीं है? एब्सोल्युटली, वो शक कर रहे हैं और टारगेट उनका एक ही है कि शायद ये इंक्वायरी या JIT के प्रोसेस को वो एलोंगेट कर सकें और आगे बढ़ा सके ताकि साफ और शफाफ इंक्वायरी ना हो सके। मलिक साहब, ये इस पर क्या मौकिफ आप लोगों ने इख्तियार किया है? इस पर आप बताना कुछ पसंद करेंगे? क्योंकि जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने कहा JIT को वाज़े तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि किसी सूरत इजाफी वक्त नहीं दिया जाएगा, तहकीकात 60 रोज में लाजमी मुकम्मल करें। अच्छा देखें, ये मैं इसको ऐसे आपके सामने रखूंगा कि अगर तो वो एतराज़ इस बुनियाद पर उठाया गया है कि उसमें एक अफसर जो पहले नैब में तैनात रहे हैं और उन्होंने किसी इंक्वायरी के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी दे रखा है जी। और उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जिससे लगता है कि ऑलरेडी स्पोकन इज माइंड, तो ये फिर किसी भी एक पार्टी का हक बनता है कि वो लॉजिकल बुनियाद पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले पिछले 70 वर्ष में ये एक खुद लॉ इवॉल्व किया और एक जुरिस्डिक्शन जो थी वो खुद क्रिएट की कि सुपरवाइजरी पोजीशन सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशंस की, क्योंकि तफ्तीश एक स्टैट्यूटरी राइट होता है तो सुपरवाइजरी रोल जुडिशरी उसका नहीं रखेगी, तो इसकी स्टैट्यूट के अंदर प्रोहिबिशन थी। लेकिन अपनी दानिश में सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया उसके आगे सर तस्लीम खम, जो भी होगा उसको पूरी तरह से ओबे किया जाएगा। लेकिन अगर किसी एक फरीक का तफ्तीश के किसी अमल पर कोई एक नुक्ता एतराज उठाना, ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है। दिस इज अ नॉर्मल लीगल कोर्स विच ऑलमोस्ट एवरीबडी अडॉप्ट्स। जहां पर भी कोई ऐसी बात होती है, देखिए ना, मेरी बात सुने, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आपका अपना नुक्ता नजर है, जैसे मुर्तजा वहाब साहब ने कहा, ऑब्वियसली इज अ सेम लीगल वॉइस, हम इनकी राय का एहतराम करते हैं। ये अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, कानूनी राय भी दे सकते हैं, अपना नकवी साहब बैठे जो इनका हक है ये कहें। लेकिन एक बात जो मैं कह रहा हूँ वो बड़ी लॉजिकल है कि अगर जस्ट टेक इट के केस, दिस इज नॉट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली, ये कोई एक शख्स है पाकिस्तान का, लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी। दैट इज एग्रीड। मलिक साहब, एक छोटा यहाँ सवाल ये पैदा होता है सर कि देखिए ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी 32 दिन बाद, ये सवाल मतलब 32 दिन में उन्होंने पहले अपनी जो पेपर्स हैं तफ्तीशी वो भी पेश कर दिए, तो 32 दिन तक आपके लॉयर्स को जाहिर सी बात है पता तो होगा कि कौन है JIT के इन्वेस्टिगेटर्स।
अच्छा नहीं, देखिए इसमें अगर कुछ चीज इसको अगर ऐसे रख लें जैसे चीजें नॉर्मली होती हैं कि अब जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जेआईटी ने अपनी पहली पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट की है इन 15 डेज, और इन 15 दिन के अंदर अगर कोई नेचुरली एज अ कॉन्सिक्वेंस कोई चीज ऐसी फ्लो आउट की होगी जिसे पता चला होगा कि जिसमें एक इसमें जो आईओ हैं वो आईओ इनका पहले से किसी एक नैब की इन्वेस्टिगेशंस में, वो हुदैबिया की इन्वेस्टिगेशंस में उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जो उन्होंने अपनी एक राय दे रखी है, तो उस पर कोई एतराज उठा लेना कोई अचंभे की बात नहीं है। ओके, वो कहते हैं ये एतराज जब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कमेटी उस वक्त एतराज उठा लेना चाहिए था इनको, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब पहली उन्होंने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी जमा करा दी तो इसका इंटेंशन क्या है, जब वो एक सिमत की तरफ जा रहे हैं तो अब आपको क्यों ख्याल आ रहा है, आपको नहीं पता था? ये बताएं कि हो सकता है ये तब्दील, अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तब्दील हो सकता है? देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि 34 दिन गुजर चुके हैं, उस 60 दिन के टाइम में सिर्फ 26 दिन रहते हैं, आप कैसे इस वक्त जो है उसको जस्टिफाई कर पाएंगे? दूसरी, सिर्फ वो अकेले इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, ये एक जेआईटी है जिसके 6-7 मेंबरान हैं, तो एक आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है उनका तो कोई इस तरह का व्यू है ही नहीं। लेकिन बिल्कुल अगर आपके पास ये लीगल राइट था तो यू शुड हैव एक्सरसाइज दैट राइट एट द अर्लीस्ट, जिस वक्त कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। मैं दूसरी बात भी है ना, देखिए एक तो चीज है हुदैबिया पेपर मिल्स के बारे में इनको केस को सारा पता है, दूसरी चीज है ये ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, दे आर नॉट टू गिव अ जजमेंट। ये तो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एस्टेब्लिश की है कि हमें इन सवालों के जवाबात लाके दीजिए विद प्रूफ्स, और वो जवाबात विद प्रूफ जब देखेंगे उसको देख के जजेस फैसला करेंगे। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आर नॉट द डिसीजन मेकर्स, वो तो कोर्ट ने करना है। इन्वेस्टिगेशन मैलिफाइड इंटेंट से होगी। नहीं, बात ये कि जैसे मुर्तजा ने कहा कि देयर आर 5 पीपल ऑल टुगेदर, जो चीज भी आएगी अगर एक कोई ऐसी मैलिफाइड इंटेंट आती है तो इनको ओके चलिए इसको इस तरह करते हैं कि अगर एतराज है और इस पे कोई मसला बढ़ जाता है और उनका राइट है और वो चेंज करना चाहते, कितना ही प्रोलॉन्ग कर लेंगे? नहीं जी, आई थिंक सो ये मामला जो है बहुत अरसे से चल रहा है। इसके ऊपर खुद अजमत सईद साहब कह चुके हैं कम वोट में 60 दिन से ऊपर हम आपको टाइम नहीं देंगे। वो जो तकरीरें की थी कि हमारे पास पूरी पेपर ट्रेल है, जी मनी ट्रेल है, पूरी मनी ट्रेल है, इसके लिए तमाम कागजात हैं, ये वो सबूत हैं जिनके बुनियाद पे हुए थे। अब वो वक्त आ गया कि वो सबूत ले आए ना, एक कतरी खत ना पेश करें, सिर्फ अगर है तो दिखाएं। वही पेपर ट्रेल ढूंढने के लिए एक मौका और दिया गया है। हम तो कह फेवर प्राइम मिनिस्टर की फैमिली पर है, ये बिल्कुल है, बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड द ओनरशिप। मलिक साहब मुझे थोड़ी इजाजत दें। देखिए जो नकवी साहब कह रहे हैं, मैं इसको लेता हूं कि एज अ रिटोरिक ये एक वो बात है जिससे बात अब आगे चली गई है जी। और इसमें हम जो कह रहे हैं और हमारा नुक्ता नजर बड़ा वाज़ेह है, हम तो बड़े दो टोक अंदाज में कह रहे हैं कि हम जो जेआईटी की जो सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस है, हम उस रेफरेंस को इन लेटर एंड स्पिरिट हमने तो अपने आप को विंडिकेट करना है, और चीजें अ पर्सन कैन लाई बट अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट। हम ये कह रहे हैं कि हमने पहले दिन से ये कहा कि आप इसकी कोई भी कमेटी बनाएंगे हम अपने आप को सबड्यू करेंगे, चाहे वो जुडिशियल कमीशन बनता है, लेकिन ये क्योंकि पीटीआई की प्रेफरेंस थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपनी मुद्दत को बरकरार रखना चाहते थे, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया तो हमने अपने आप को वहां विंडिकेट करना है, स्टेक पर हमें। ये हमारी पूरी देखिए पीटीआई की इस पूरी कैंपेन के उनके पास 2 रीजंस हैं। एक तो उनका रीजन है कि ये एंटी करप्शन कैंपेन लेके जा रहे हैं, दूसरी उनकी पूरी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स है उनका नैरेटिव ही और कोई नहीं है, वो सिर्फ एंटी करप्शन की कैंपेन पे खड़े हैं, और उनका टारगेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली। नो, प्राइम मिनिस्टर बाय ऑल लॉजिकल मीन्स हैज टू क्लियर हिमसेल्फ, हैज टू विंडिकेट हिमसेल्फ। उन्होंने तो अपनी बात की वजाहत करनी है। लेकिन मलिक साहब, जो मैंने एक ठीक है, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन सर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ऐसा होता है कि उनको अगर आपको अपने आप को विंडिकेट करना था, मैं एक सवाल है, तो जेआईटी तक वैसे नौबत नहीं पहुंचनी चाहिए थी। ही कुड हैव डन दैट इन द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज बार बार ये बात पूछा जाता है मीडिया पे, हर जगह ऑपोजिशन बार बार भाई कि कौन सा ऐसा मसला है कि आप अपना मनी ट्रेल या डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करा सके और आप जजेस को मुतमईन नहीं कर सके। अच्छा देखिए, उस पर मैं ये वजाहत ऐसे कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो फोरम है, जो वो प्लेटफॉर्म है,
वहां पर नीदर वहां पर कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी रिजॉल्व नहीं हो सकती थी इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ 184(3) एंड सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई इन्वेस्टिगेटिव रोल अज्यूम नहीं कर सकती थी। तो वहां पर जो दिया गया वो एक नैरेटिव था। अब उसकी सदाकत को वेरीफाई करना कि वो किस हद तक उसके अंदर ट्रुथफुलनेस है, ये इस जेआईटी का मैंडेट है। और हम ये कह रहे हैं कि जेआईटी जो हमसे मांगेगी, एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट से ये वर्डिक्ट ना आता ना कि गॉडफादर, फैमिली, मनी ट्रेल, क्राइम। अच्छा नहीं, अच्छा चलें, इस पर भी मुझे एक बात कह लेने दें कि भले से सुप्रीम कोर्ट के माइनॉरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये फिक्शन की बुनियाद पर उन्होंने अपनी जजमेंट दे दी। मारियो पुज़ो के नावल के अंदर से उन्होंने किसी फ्रेंच कोटेशन को उठाया और उठा के पूरी उसके ऊपर अपनी प्रेमिसेस बना दी जजमेंट की। हमने उसके ऊपर कोई बड़ी कोई ले दे नहीं की, उसको हम किसी रिव्यू पिटीशन आपने नहीं की मलिक साहब, बट इंटरनेशनल डेफेमेशन तो हो गई ना। देखिए मेरी गुजारिश सुने, ये आप दुरुस्त कह रही हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी। और हमारा नुक्ता नजर ये है कि इस सारी चीज के जो विक्टिम हैं अभी तक तो वो गिल्टी प्रूव नहीं हुए, लेकिन विक्टिम पहले आप उनको खड़ा कर सकती हैं कि ये विक्टिम है। अभी अनलेस ये क्या ट्रायल है कि जिसमें इस ट्रायल के अंदर उनको भी अपनी पूरी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत अपनी इनोसेंस प्रूव करने का भी चांस नहीं दिया गया और उनको विक्टिम बना के खड़ा कर दिया गया। और पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेन। सर एक सेकंड दीजिएगा जैस्मिन, देखें ये जो कह रहे हैं उनको पहले गिल्टी का चार्ज नहीं। देखें जैस्मिन, पीएमएलएन का पूरा वर्जन ये था बार बार कि जी हमारे पास वो तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं जिसके ऊपर हम जस्टिफाई कर सकते हैं। उनका पूरा केस जो है या पूरी डिफेंस एक कतरी लेटर के ऊपर बेस करती थी और वो कतरी लेटर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने रिजेक्ट किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वजीर आजम पाकिस्तान की फैमिली ने अपने डिफेंस में एक कागज पेश किया, कतरी लेटर जो था उसको पूरे सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि ये एडमिसिबल है ही नहीं। तो इनका जो वर्जन था कि जी हमारे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूट हो चुका है। और यही वजह है कि अब ड्यू टू वन रीजन और द अदर ये बार बार इसी तरह के इल्जाम लगाएंगे बिकॉज दे हैव नो जस्टिफिकेशन टू प्रेजेंट। देखे ना, फर्दर आप देखिए एक अदारा रह गया, उसके ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पर। फर्दर मोर देखिए, बैंक लोन के लिए डॉक्यूमेंट साइन होते हैं। जब बैंक के एक लोन को एडजस्ट किया जाता है और उसके बाद, और वो भी इसलिए कि द फैक्ट्री वाज इन डिफॉल्ट, उसके लिए भी बाकायदा डॉक्यूमेंट बनते हैं। उसके बाद जो पैसे वहां थे वो अगर किसी इन्वेस्टमेंट में गए, कोई पार्टनरशिप डीड बनती है, 12 मिलियन दिरहम डॉलर जो भी इनकी रकम गई है विदाउट अ सिंगल एग्रीमेंट, वर्बल एग्रीमेंट। कह रहे हैं उस वक्त नहीं होते। किसने कह दिया? आई मीन से माय फादर वाज अ बैंकर, माय फादर वाज अ बैंकर, पार्ट ऑफ बीसीसीआई, ही डाइड इन 83, बट आई नो कि वो उस जमाने में खलीज कमर्शियल बैंक में भी थे, बीसीसीआई सब में। देखिए मैं एक चीज सिर्फ ऐड करूं कि अभी जो हुसैन नवाज साहब ने ऑब्जेक्शन लिया है, मलिक साहब एक लेट मी कंप्लीट देन यू कैन रिस्पॉन्ड। ये जो ऑब्जेक्शन लिया है आज हुसैन नवाज साहब ने, इसी तरह का एक ऑब्जेक्शन तलाल चौधरी साहब ने भी सुबह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हमारे पास वही डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कानूनी तौर पे हम अवेलेबल कर सकते हैं। अगर कोई 10 साल 15 साल पुराना डॉक्यूमेंट है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। कोर्ट जाने और वो जाने ना, फिर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना। मलिक साहब इस पे कमेंट कर दीजिएगा सर, बट आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी शॉर्टली बैक ऑन एयर। मुझे डायरेक्शंस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आए और मैंने जो कुछ सोशल मीडिया पे देखा वो मेरे लिए हैरान को नहीं था, परेशान को नहीं था। 2 हफ्तों से पाकिस्तान की फौज के हवाले से जो तज़हीक आमेज पोस्ट सामने आई हैं, मुझे यकीन है, मतलब मैं तो यही कह सकता हूं कि पाकिस्तानी अपनी फौज के बारे में इस किस्म की पोस्ट की तशरीह नहीं कर सकता। सोशल मीडिया इज नॉट अंडर अटैक। पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन सोशल मीडिया के जरिए अंडर अटैक है। वेलकम बैक नाज़रीन। ये भी दूसरी एक बड़ी खबर है कि जहां जेआईटी का मसला चल रहा है वहां पे एक ये नया मसला शुरू हो चुका है। मलिक साहब चलें आप पहले कमेंट कर दें, बिकॉज बस वंस वी वेंट फॉर अ ब्रेक तो आपका मौकिफ लेना मैं चाहती थी। सर ये सोशल मीडिया के हवाले इस पे अगर आप थोड़ा कमेंट कर दें, ये बड़ी एक बुरी चीज है आजकल की दुनिया में, आज की फ्रीडम में,
آج کے دور میں یہ ہاؤ از دیٹ ایون پاسبل جو یہ کریک ڈاؤنز کیے جا رہے ہیں، اور جو آج چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ جی تضحیک ہو گئی اور ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا؟ اچھا دیکھیں، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. پہلے یہ دیکھیں کہ جس چیز پر چودھری نثار صاحب بات کر رہے ہیں وہ اس میں کچھ پچھلی اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ رکھیں. ابھی سوشل میڈیا پر کچھ جن کے ہم پرسنلی ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے، گورنمنٹ کے پاس اس چیز کی ایویڈنس موجود ہے کہ پہلے تو بلیسفیمیس کنٹینٹ کا جھگڑا رہا، پھر اس کے بعد جو پاکستان کی اساکر پاکستان کے بارے میں جو اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی کنٹینٹ آئی، وہ تصدیق امیز تو تھی اور ڈفرینشیٹ بھی کرنا پڑا بٹوین ہیٹ سپیچ اینڈ بینگ انسلٹیو. اچھا، اب انسلٹیو ہونے کو کس حد تک اجازت دی جا سکتی ہے کہ کوئی اپنے نقطۂ نظر میں کسی کے اوپر کس حد تک اختلاف کر لے اور کہاں پر آ کر وہ ادارے کو اس طریقے سے اس کے اوپر جو اپنے کمنٹس پاس کرے کہ جو بیونڈ دا لمٹ جاتے ہوں. اب آبویسلی جو ہماری فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے اوپر بھی سرٹن لمیٹیشنز ہیں، اور نہ صرف کہ وہ کمپیریٹیو اگر آپ کر لیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر جو لمیٹیشنز ہیں وہ صرف پاکستان کے آئین کے اندر درج نہیں ہیں. اگر آپ اس کی کمپیریٹیو کریں گی ان ساؤتھ ایشیا یا آپ اس کی ویسٹ کے ساتھ بھی کریں گی تو سرٹن ریسٹرکشنز وہاں پر بھی موجود ہیں. اچھا، یہ بالکل انبریڈلڈ نہیں ہو سکتی ہیں کہ یو جسٹ گیو اے فری وے ٹو ایوری ون ٹو اسپیک واٹ ایور. اب بلاسفیمی ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے. بلاسفیمی نا ملک صاحب، لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. وہ تو کورٹ نے اپنا موقع وہ تو اٹھا لیا، اس میں تو چودھری نثار صاحب کو بندے نہیں مل رہے تھے، اس میں تو کورٹ ہیڈ ٹو انٹروین. نہیں، صرف دا فیکٹ آف دا میٹر از، دیکھیں اگر فوج یا تو یہ بولے کہ آج جو چودھری نثار نے کہا، انہوں نے کہا مجھے وزیر اعظم نے کرنے کو کہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اس کا مطلب افواج نے نہیں کہا؟ تو فوج نے نہیں کہا ان کو کہ بھائی ہمارے خلاف بہت پروپیگنڈا چل رہا ہے، ایف آئی او کو بولو لوگوں کو پکڑنا شروع ہو جائے؟ نہیں، دیکھیں میں جس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں نے کیوں کہا تھا کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، وہ اس لیے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ بہت آبجیکشنیبل ہیں. وہ صرف کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں آ رہے، اٹ از بینگ آن لائک کو ہر طرف جا رہے ہیں. وہ آپ کی افواج پہ جا رہے ہیں جو آپ کو بہت آبجیکشنیبل لگا اور کس کی طرف سے جا رہے ہیں نا، فوج پہ. نہیں بتائیں نا کہ کیا ایک سیمپل تو دے نا. ایگزامپل دیں گے تو پھر ابھی کیسے دے سکتے ہیں کیسے نہیں دے سکتے؟ میں بتا دیتی ہوں آپ کو، برا کیا تیری ٹویٹ کا اعتبار کیا، ڈی جی آر ٹویٹ نہ کر، بس کچھ ایسی بہت ساری چیزیں. ہولڈ آن سر جی، ایک سیکنڈ. ہاؤ کین یو پرسیو کہ جی میں نہیں دے سکتا؟ میں دے سکتا ہوں، مجھے کہنے میں کوئی آ رہی نہیں. آپ کہہ دیں سر، اگر آپ فوج کے بارے میں مجھے آئی ڈونٹ نو ہو از ڈوئنگ اٹ، بٹ آئی نو جو بھی کر رہے ہیں اگر پاکستانی فوج کے خلاف کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو پی ایم ہاؤس سے ہوا. نہیں دیکھیں بات سنیں، پی ایم ہاؤس سے ڈان لیکس کیا ہے؟ پاکستان فوج کے اوپر کیا الزام ہے؟ باری بات ہے، ڈان لیکس کا معاملہ بھی سپریم کورٹ جسٹس. جی سر کامنٹ کر دیں تاکہ آئی کین موو فارورڈ پلیز. جی مجھے اجازت دے، اگر کوئی شخص عمران خان صاحب کے بارے میں بھی غلط کمنٹس ڈالے گا تو میں تو اس کو بھی غلط کہوں گا یار. میں کیوں کسی غلط بات آپ پھر دانیال عزیز کو کیا کہیں گے؟ نہیں ملک صاحب دیکھیں آپ اچھا سر لیٹس کنسنٹریٹ آن دی ایشو پلیز. مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہی. ایک سیکنڈ نقوی صاحب ایک سیکنڈ جسمین مجھے ایک منٹ دیں. جس طرح کے دانیال اور طلال کمنٹس دیتے ہیں ود نو آفینس، آپ کی پارٹی میں بھی بے شمار دوست ہیں جنہوں نے پالیٹکس جو کہ ایک بڑا اچھا کام تھا، بڑا اس کو تو ہم ایک بڑی ایک اور طرح سے دیکھتے رہے اور کرتے رہے ہیں. کچھ ٹرینڈ ایسا پڑا جس میں بہت سخت اور بہت آپ نے کچھ بیریئرز کراس. ملک صاحب پلیز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر، لیکن معذرت کے ساتھ ہو رہے ہیں تو غلط ہو رہے ہیں. 1990 میں یہ پڑھ چکا تھا، میرے پاس آج بھی وہ تقریریں موجود ہیں تو بی بی کے خلاف ہوئی تھی، تو چھوڑ دے. لیٹس ناٹ گو دیئر کی باتیں کی گئی ہیں. میں نے کب کہا؟ اچھا پھر یہ ایک سیکنڈ وہ پھر وہاں بھی میں خالی یہ کہہ رہی ہوں سر، ٹریڈیشنلی سر ایک سیکنڈ کو پھاڑ کے نکال دیں. ٹریڈیشنلی سیاست کا یہ حصہ رہا ہے. ناؤ آئی وانٹ تو میں نے ایک سیکنڈ میں نے کب یہ کہا کہ اگر میرے بیگ میں کچھ غلط چیزیں ہیں تو میں نے تو گرون آؤٹ آف دیٹ. میں تو کہہ رہا ہوں اگر وہ غلط تھا تو غلط ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی بات نہیں کری. میں کہہ رہی ہوں ٹریڈیشنلی ہماری سیاست کا، دنیا کی سیاست کا، چلے ہماری لے لیتے ہیں، سیاست کا ایک یہ طریقہ کار ہے عوام سے بات کرنے کا. میں نہیں کہہ رہی یہ صحیح ہے غلط ہے. پلیز کامنٹ کہ یہ سر 1 سیکنڈ ناؤ سوشل میڈیا پہ ملک صاحب پلیز. یس سوشل میڈیا پہ کیونکہ افواج کے خلاف یہ چلا،
تو who is behind it? کیا آپ کو لگتا ہے کہ افواج پاکستان نے یہ کہا چودھری نثار کو ایز این انٹیریئر منسٹر کہ پکڑو؟ مجھے اس سے ایشو نہیں ہے، مجھے ایشو یہ ہے کہ کیا اس کی آڑ میں ہر وہ بندہ راؤنڈ اپ کیا جائے گا جو آزادی صحافت سے پہلے جن کو تھپڑے پڑا کرتی تھی رات کے اندھیروں میں؟ یاد ہے نا آپ کو وہ بات؟ ایسا بالکل نہیں ہونا، دیکھیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اس کی فورینسک ٹریکنگ ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں چاہے وہ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا پاکستان کے باہر بیٹھے ہیں، نہیں بٹ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہاں کون. ملک صاحب 1 سیکنڈ، مرتضیٰ آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کون ڈیسائیڈ کرے گا. دیکھیں جاسمین، فریڈم آف ایکسپریشن ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر پاکستانی کا، بٹ وہ رائٹ بالکل ملک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا، اٹ از سبجیکٹ ٹو لا. اگر کوئی بھی آدمی قانون شکنی کر رہا ہے تو اس کا پروسیجر قانون میں موجود ہے. آپ ڈیفیمیشن کا کیس فائل کریں اس کے خلاف، آپ کو لگتا ہے اس میں کرمنالٹی انوالوڈ ہے، آپ سیکشن 499 پی پی سی کے تحت پرچہ کٹوائیں اس کے خلاف. یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ بندوں کو اٹھانا شروع کر دیں، ان کو زد و خوب کرنا شروع کر دیں، فون کر کے آپ ان کو دھمکانا شروع کر دیں. ہراس بالکل آپ نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے، غیر قانونی بات ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز پوزیشنز کو لے لیا. دیکھیں دوسری امپورٹنٹ چیز جی دیکھیں یہاں پہ اتنی بڑی چیز، اگر افواج پاکستانی کرائیٹیرین ہے تو اتنی بڑی چیز پاکستانی ریاست کو ملائن کرنے کے لیے ایک اخبار میں چھپتی ہے. جی کیا ایکشن لیا گیا آج تک؟ کیا کسی بندے کو انویسٹیگیٹ کیا پراپرلی انہوں نے؟ فرگیٹ دا JIT. کیا اس کے بعد کوئی کرمنل ایکشن انیشیٹ کیا گیا ہے؟ کوئی ایکشن ہوا؟ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. دوسری بات کون کر رہا ہے اس کی؟ یہی چودھری نثار صاحب جب اسمبلی میں تھے، ان کے کیا کیا کلمات تھے پاکستانی فوج کے بارے میں. خواجہ آصف صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کس طرح کی تقریر نہیں کی تھی افواج پاکستان کے بارے میں، وہ سب کو پتہ ہے، اور آج بھی سوشل میڈیا پہ وہ تقاریر اویلیبل ہیں. تو دیکھیں پلیز کال سپیڈ اے سپیڈ. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے آپ غلط کام کریں، بٹ آپ اس کی آڑ میں اپنے اپوننٹس کے رائٹ کو سٹائفل نہیں کر سکتے ہیں. بالکل آپ ہراس کر رہے ہیں لوگوں کو. کسی بندے کا اظہار رائے کا رائٹ ہے، اگر وہ مس یوز کر رہے ہیں فالو ڈیو پروسیس آف لا. یہ چودھری نثار صاحب کو یہ FIO کسی نے رائٹ نہیں دیا، کسی بندے کو آپ اٹھا لیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا FIO نے ڈان لیکس والوں کو کیوں نہیں اٹھایا انہوں نے؟ مجھے میرے دماغ میں بات سمجھ نہیں آتی. آئین پاکستان آرٹیکل 25 کہتا ہے ہر پاکستانی برابر ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ وہ بلاگرز غلط کام کر رہے ہیں تو جن لوگوں نے وہ خبر چھپوائی تھی ان کے خلاف کارروائی آپ کو کرنی چاہیے تھی، وہ تو آپ نے کارروائی کی نہیں. جی میں تو یہ کہتا آ رہا ہوں. ایک چیز ہے، یہ ایسا میڈیا ہے جس کے ذریعے آج پوری دنیا کے اندر انصاف کی تلاش جو ہے وہ ہوتی ہے. ٹرکی کے اندر جب کو ہوا تھا، اردوغن کو بچایا، اس آئی فون نے. آپ اس میڈیا کو نہیں کب کرنا چاہیے. ہاں اس کے رولز، اس کے ڈسپلنز، اور جیسے کہا گیا اگر کوئی اس میں انبریڈل قسم کے کمنٹس آ رہے ہیں جس کے اوپر لیگل ایکشن ہونا چاہیے. فالو ڈیو کورس آف لا، ڈو ناٹ انڈلج ان ہیرزم. میرا ایک بڑا بنیادی سوال ایز اے پاکستانی، کوئی یہ نہیں سوچ رہا ایک لا ہے جس کو کہتے ہیں ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. وہ کیا ایکشن تھا جس کی وجہ سے آج یہ ری ایکشن دیکھنا پڑا ہے؟ میرے خیال سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ اسی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ #تھینک یو راحیل شریف چل رہا تھا. معذرت کے ساتھ بات ہے سچ، بے شک آپ کو کڑوی لگے. Is it true؟ دیکھیے میں جو بھی ہے نا، نہیں کہ زیادہ تر آپ لوگوں پہ الزام ہے نا کہ آپ لوگوں نے فوج کے خلاف آپ کے طریقے انصاف کے بچوں نے کیے. ہم پہ تو بہت سارے الزام ہیں. ہم پہ یہ الزام بھی ہے کہ راحیل شریف وہ انگلی تھی تو اس وقت جو وہاں سے چلی تھی اس وقت فوج کی بدنامی نہیں ہو رہی تھی. میں نکالوں کہ امپائر کی انگلی، کون امپائر؟ جس وقت کرائسس دوسری طرف چل رہا تھا تو اس وقت جو PMLN کے سپورٹو بلاگرز ہیں ان کی ٹویٹ دیکھیں، اس وقت چودھری نثار صاحب سو رہے تھے. میں ایک کامنٹ کروں؟ دیکھیں جہاں کہیں بھی چودھری نثار صاحب آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی تشنگی کریٹ کرتے ہیں. ان کا کام ہے ہی از دا اسٹیٹ، ان کا کام ہے لاس کو انفورس کرنا. سر کوئکلی یو ہیو ٹو کامنٹ آن دس. اچھا مطلب میں یہ کہوں، میں نے چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہے، انہوں نے ایگزیکٹلی جو آپ نے کہا وہ بات آپ نے بالکل ان کے الفاظ میں کہی ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا ہوگا، اور لیکن اس سے پہلے فرینزک ٹریکنگ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں. چودھری نثار صاحب کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. ملک صاحب اچھا میں نے آج یہ تو ایکسیپٹ کرنے چاہیے. 2 ہفتے میں انکوائری رپورٹ آ رہی تھی، ابھی تک نہیں چھپی. آج کی آپ کی دیکھیں میری بات سنیں،
حسن اتفاق یہ ہے کہ آپ کی اور نقوی صاحب نے ایگزیکٹلی وہی لائنز بولی ہیں جو آج چوہدری نثار صاحب نے بولی ہیں. چلو میں سمجھتا ہوں کسی ایک بات پر تو کنسنسس ہوا، لیکن فورینزک سائنس جو ہے وہ اس کی فورینزک ٹریکنگ کے بغیر آپ کو اوریجنل جو رانگ ڈوئرز ہیں ان تک آپ پہنچ نہیں پائیں گے. پرچہ اگر پہلے ڈان لیکس والوں کے خلاف کٹوا دیا ہوتا تو آج پورے ملک کو یہ حق نہ پہنچتا کہ وہ کسی کی بھی تصدیق کر سکے. اپنا خیال رکھیے گا. مرتضیٰ، فردوس، شمیم نقوی صاحب اور ملک احمد خان صاحب. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.